In this video, we'll talk about कल्याण ज्वेलर्स, a newly launched company. हम इसमें कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर तो बात करेंगे, समझेंगे कंपनी को, बट फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को हम समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ ही दिनों पहले 2 से 3 दिन पहले जब हमने प्रिंस पाइप के ऊपर बात हुई थी हमारी, उसके ऊपर एनालिसिस पोस्ट किया था, तो हमने उस वक्त सबसे पहले इंडस्ट्री को समझने की कोशिश की थी। वही एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, ज़रूर देख लीजिए, हेल्प होगी कुछ चीज़ें समझने में। एंड यहाँ हम उसे क्विकली कवर कर लेते हैं। सपोज एक बैग है, एक बैग में कुछ आइटम है या फिर कुछ गुड्स हैं, कुछ सामान है। अब आप जिस भी डायरेक्शन में उस बैग को मूव कराएंगे, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में, उसके अंदर रखे जितने भी सामान हैं उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ वैसा ही होता है जब हम एक किसी इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई इंडस्ट्री पॉजिटिव वे में जाती है तो उसके अंदर के जितने प्लेयर होते हैं, प्लेयर भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होंगे स्ट्रॉन्ग, एक होंगे वीक। तो अगर इंडस्ट्री पॉजिटिव वे में जा रही है तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर के क्या होगा, अगर इंडस्ट्री 1% के हिसाब से बढ़ रही है तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हमें 2 से 3% का मोमेंटम दिखा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें उसी इंडस्ट्री का वीक प्लेयर, जो इससे पहले नेगेटिव रिजल्ट पोस्ट कर रहा था या फिर नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में था, नेगेटिव रिटर्न, नेगेटिव सारी चीज़ें, वो भी समहाउ हमें 0.5 से लेकर 1% के पॉजिटिव रिटर्न दिखा सकता है या फिर मोमेंटम दिखा सकता है। इसीलिए कभी भी हमें मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस करनी होती है तो सबसे पहले हमें इंडस्ट्री एनालिसिस करनी होती है। इंडस्ट्री के लिए हमें कई सारी चीज़ों को समझना होता है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, कंपनी का प्लान, कंपनी के गोल्स, कंपनी के डेट, बोरोइंग, 10 चीज़ें और होती हैं। वो सारे एक फनल बना के अच्छे से रूल को फॉलो करके, ऐसा नहीं कि 5 मिनट में कोई वेबसाइट खोल दी और 5 मिनट या फिर 2-4 मिनट का कोई वीडियो देख लिया, सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके लिए बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, तभी हम लॉन्ग रन की हम इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। खैर वो हम बातें यहाँ नहीं करेंगे, हम फोकस करते हैं इसमें क्या हुआ, इसकी इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने कुछ डेटा है। ये डेटा है आपका 2000 से लेकर 2025 तक का एस्टिमेशन भी रखा हुआ है। तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये कल्याण ज्वेलर किस फील्ड में काम करता है, ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी मार्केट या फिर गोल्ड, इन सारी चीज़ों में। इसमें 2000 से लेकर 2025 का डेटा आपके सामने है। हर सेक्टर के 2 पहलू होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज, एक होता है अनऑर्गेनाइज। हर चीज़ के होते हैं, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। तो इससे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें, जो राइजिंग शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज रिटेल ज्वेलरी मार्केट किस तरह से बढ़ रही है फिर कम हो रही है, इससे पहले आप देख पाएंगे 2000 में 95% अनऑर्गेनाइज मार्केट था। उसके बाद उस वक्त ऑर्गेनाइज ओनली 5% के आसपास था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चीज़ें बदलते हुए हमें दिखाई पड़ी 2007 में। ये जो 95 से 94 में आया और इसमें भी हमें जो ऑर्गेनाइज्ड है येलो कलर में जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उसमें कुछ हमें इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ा। ये किसके लिए अच्छी हो जाती हैं, इन जैसी कंपनी के लिए। इसकी बात नहीं कर रहे, इन जैसी कंपनीज के लिए जो इस फील्ड में काम करते हैं। वहीं दूसरी बात, आते आते 2020 तक ये चीज़ आपको बिल्कुल बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। ये हो चुका है 68 और ये ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है 32। वापस बात करें 2025 तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 40। तो यहाँ पे हमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट जो है, ऑर्गेनाइज ज्वेलरी या फिर इस तरह की चीज़ है, इस तरह की चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हमें होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से इस सेगमेंट में काम करने वाली सारी कंपनीज़ का वीक प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर 2 ही होंगे, उन सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। एक चीज़ तो ये रह गई। अब हम समझते हैं बाकी चीज़ इसके बारे में, कहाँ इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरह से बढ़ रही चीज़ें। ज़रा यहाँ देखने की कोशिश कीजिए, जो वेडिंग ज्वेलरी है उसमें क्या हो रहा है। उसमें जो हो रहा है आप यहाँ फोकस कीजिए, ये चीज़। तो सबसे ज़्यादा जो जो जिसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है बिटवीन दिस ईयर्स, जो बड़ा है वो है वेडिंग में 60%, उसके बाद डेली वेयर में 30% एंड फैशन वेयर में ऑलमोस्ट 10% के आसपास। तो ये है उसका डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही अगर हम बात करें इंडिया की बात करें, सेकेंड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट इन द वर्ल्ड है। चाह के न चाह के हम सभी के पास, हम सभी के घरों में किसी न किसी फॉर्म में गोल्ड होता है और इंडिया के पास गोल्ड की कमी है नहीं, ये हम सब लोग जानते हैं। किसी न किसी फॉर्म में हमारे पास में भी रहा है, अभी भी रहा है, आगे भी रहेगा। यही हमारा कल्चर है। अगर हम उसके बाद आगे बात करें, गोल्ड ज्वेलरी डिमांड एंड ओनरशिप इज़ हायर, कहाँ ज़्यादा है, रूरल इंडिया में। और धीरे धीरे जैसे कि राइज इन जो इनके इनकम है, अगर इनकम धीरे धीरे करके बढ़ता है या फिर ज़्यादा डिमांड कहाँ बनी है, अभी भी वहाँ पर ट्रेडिशन को अच्छे से फॉलो किया जाता है। शादी वादी में या फिर कोई भी त्यौहार वगैरह इस तरह से आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्बन के 40 है और रूरल की बात करें 60। तो कहाँ ज़्यादा माना जा रहा है, कहाँ ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ अगर बात करें अर्बन एरियाज़ में, तो ये हो चुका कि एज ऑफ नाउ कई सारे फैशन डिज़ाइन भी आ चुके हैं। समवेयर उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं, अगर हम रूरल की बात करें, जहाँ चीज़ें
कोई फंक्शन में बिल्कुल ओरिजिनल गोल्ड की ही चीज़ें चाहिए होती है, एक ट्रेडिशन बना हुआ, उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कुछ चीज़ हमें ये समझ में आ रही है। बाकी अगर हम बात करें साउथ, साउथ हम जानते हैं, साउथ अगर हम उस तरफ अभी भी गोल्ड किस तरह से लोग पहनते हैं या फिर गोल्ड की डिमांड है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं। तो इस उस तरफ बात करें, नॉर्थ के अगर हम बात करें, साउथ जो सबसे ज़्यादा ज्वेलरी मार्केट है वहाँ हमें दिखाई पड़ा 40% के आसपास। नॉर्थ की बात करें 20, ईस्ट की बात करें 15 एंड वेस्ट की बात करें 25। तो कंप्लीटली आपके सामने चीज़ें ये हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज मार्केट बढ़ रहा है, कहाँ सबसे ज़्यादा किस किस रीजन में, किस नॉर्थ वेस्ट में कहाँ डिमांड है, उसके अंदर भी रूरल एंड अर्बन, ये भी आपको समझ में आ गया। और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा किस में है, वेयर हाउस में, न वेयर हाउस सॉरी वेडिंग में, उसके बाद डेली, उसके बाद फैशन। ये सारी चीज़ आप समझ गए फनल के फॉर्म में। नेक्स्ट चलते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं कंपनी का। तो इंडस्ट्री किस तरह से बदल रही है ये आपने देख लिया, कहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सबसे बात पहले करते हैं कल्याण ज्वेलर्स के, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में। इन्होंने अपना फर्स्ट शोरूम ओपन किया था कहाँ, कल्याण ब्रांड के अंदर, यानी कल्याण ज्वेलर्स के अंदर इन केरला में। तो वहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी 1993। उसके बाद 2004 में या फिर तब से इस कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड करना कंटिन्यू रखा है आज तक। आज तक कैसे, कई सारी बीच में इवेंट हुए, कुछ इनको इन्वेस्टमेंट भी मिली है, सारी चीज़ आप पढ़ सकते हैं। कुछ हाईलाइट्स हम कवर कर लेते हैं। 93 के 94 में इन्होंने एक और तमिलनाडु में अपना शोरूम ओपन किया था, और उसका 2010 में इन्होंने फिर वही कुछ नए कर्नाटका में एंटर किया था, कर्नाटका तेलंगाना मार्केट में। तो ऐसे करते करते आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। 2012 में गुजरात में, एंड उसके बाद 2013 में ईस्ट मार्केट में, मिडिल ईस्ट मार्केट में, और उसके बाद उड़ीसा में 2015 में, 14 में दिल्ली मार्केट में, और उसके 14 में इनको कुछ फंड भी मिले थे। वही सारी चीज़ें आप यहाँ देख पाओगे। 16 में भी बंगाल के मार्केट में। इस तरह होते होते एंटर इन्होंने किया था 2019 में बिहार में। एंड उसके बाद आसाम की बात करें 2018 में, 2020 की बात करें मिडिल ईस्ट में, एंड 2021 में ये इन्होंने एंटर कर दिया आईपीओ में, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में। वहाँ ये कंपनी लिस्ट हुई थी। तो ये सारी इनकी कहानी है, आप इस चीज़ को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, इसको समराइज़ करते हैं। 28 ईयर का इनके पास टोटल एक्सपीरियंस है। 116 शोरूम है इनके इंडिया में, वहीं 30 शोरूम है इन मिडिल ईस्ट में। और वहीं बात करें 786 माई कल्याण ग्रॉस रूट स्टोर है इनके पास। बात करें इनकी प्रेजेंस, इंडिया के अलावा 5 और कंट्रीज़ हैं। टोटल मिला के 5 कंट्रीज़ में इनकी प्रेजेंस है। तो कुल मिला के ओवरसीज़ भी काम करती है। साथ ही अगर हम बात करें 21 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ में इंडिया की बात करें, वहाँ काम करती है। एम्प्लॉय की बात करें 7479 से प्लस दिखाई पड़ रहा है एम्प्लॉय। तो कुल मिला के इनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ देख पाएंगे कि कितने कहाँ क्या क्या स्टोर है, आप इन चीज़ों को ईजिली यहाँ पर पढ़ सकते हैं। वही चीज़ है जो आपने जस्ट अभी कवर की है। साउथ में सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें, इनकी पैन इंडिया प्रेजेंस साउथ में 63 प्रेजेंस, और उसका नॉन साउथ में है 37। मेट्रो सिटीज़ की बात करें 34% एंड नॉन मेट्रो प्रेजेंस की बात करें 66। तो आपके सामने सारी चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट शेयर इनका जो है 6% के आसपास में इनका निकल के आता है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जो हमें जानने ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी ब्रांड की अगर बात करें, आप जानते होंगे एक मेन ब्रांड होता है, और वो क्या करता है, अपने कुछ नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम नए प्रोडक्ट को बेचने के लिए सब ब्रांड बना देते हैं। काम वही रहता है, प्रोडक्ट एरिया उनका वही रहता है, सब ब्रांड बना देते हैं। तो इसमें भी कुछ वैसा ही हुआ। मेन तो कल्याण है, कल्याण के अलावा भी इन्होंने कुछ नए ब्रांड बना रखे, सब ब्रांड बना रखे हैं, जिसके थ्रू ये अलग अलग कैटेगरी का, अलग अलग टारगेट ऑडियंस को अलग अलग पोजिशनिंग करते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रांड है, और इनके थ्रू ये अलग अलग कस्टमर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद रिटर्न कैसे दिए, एज एन इन्वेस्टर ट्रेडर अब बात करता है। अभी तक तो हमने कंपनी को समझा। एक मंथ की बात करें 17% के रिटर्न दिए हैं, 3 मंथ में 0 या फिर 0.25 के आसपास के रिटर्न थे इसके। 6 मंथ की बात करें 7% के आसपास, एंड मैक्सिमम बात करें 6% रिटर्न दिए जब से कंपनी लिस्ट हुई है। चलिए अभी बात करते हैं इसके इन रिटर्न के पीछे कौन इनको ड्राइव कर रहा है, नंबर्स कैसे हैं। क्वार्टरली के बेसिस पे सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं Q1 FY21। उस वक्त जिसका रेवेन्यू आया था वो था 6578। उसमें FY22 में जो रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है वो ऑलमोस्ट 94% की हुई है, आप यहाँ देख पाएंगे। EBITDA की अगर हम बात करें
EBITDA में भी 39% की जंप हुई है। अगेन दिस इज़ गुड। बात करें इसके नंबर ऑफ शोरूम इन्होंने इस बीच में ऑलमोस्ट 9 शोरूम इन्होंने ओपन करे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल की अगर हम बात करें तो ऐसे में 8% की शोरूम में भी जंप हुई है, जो 107 से 116 कर दिए। अब बात करते हैं पैट एक्चुअल चल क्या रहा है कहानी। ये आप देख सकते हो Q1 21 में ये था -769 मिलियन, और उसके बाद ये नेगेटिव में था, और उसके बाद इस साल की बात करें FY 22 में Q1 के माइनस में ही था, लेकिन जो लॉस हुआ वो थोड़ा सा नैरो ज़रूर हुआ था। तो यहाँ से इसके लिए थोड़ी सी रिकवरी होते हुए दिखाई पड़ी, बट एज ऑफ नाउ अभी भी चीज़ें हमें नेगेटिव में ही दिखाई पड़ी है। और इन्होंने नीचे लिखा है लॉस ड्यूरिंग द क्वार्टर लॉन्गर ड्यू टू स्टोर बीइंग शट ड्यू। वो हम सभी जानते हैं कि एक ही रीज़न है, लॉकडाउन की वजह से कंप्लीट देश जो है लॉकडाउन झेल रहा था, तो ये इनके पीछे का रीज़न है। ये नंबर आपने जस्ट देख ही लिए, लेकिन इसमें एक नंबर अगर हम बात करें तो टोटल शोरूम टोटल वो सारे हम वहाँ कवर कर चुके हैं। पैट भी इनका नेगेटिव में। अब देखने वाली बात यह है कि आगे आने वाले दिस Q2 या फिर कमिंग क्वार्टर में कंपनी किस तरह से जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको पॉजिटिव में लाती है और कितना टाइम लगता है, इसके ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी हो जाती है। अब बात करते हैं इसके रेशियोज़ के फॉर्म में कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज में कैसी रही है। बहुत ज़्यादा कंपनी को टाइम लिस्ट हुआ नहीं है, तो ज़्यादा डेटा एज ऑफ नाउ अवेलेबल भी नहीं है। एक साल की बात कर लेते हैं, तो अगर हम बात करें सेल्स ग्रोथ इसके एक साल में -7 है, और प्रॉफिट ग्रोथ -12 के आसपास दिखाई पड़ रही है। कब पॉजिटिव में आएगी, फोकस रहेगा हमारा। अब बात करें ROE एंड ROC के ऊपर, अगेन एक ही साल की बात करें तो एक साल में ROE जो है 5% के आसपास से पुअर है, वहीं बात करें ROC 10% के आसपास। दोनों पुअर हैं, अगर कुछ अच्छा है तो दोनों पॉजिटिव में, बस ये है। बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी मेजॉरिटी किनके पास है, आप यहाँ देख पाएंगे प्रमोटर के पास है। मार्च, जून और सितंबर का डेटा आपके सामने है, तो 60+ प्रमोटर के पास थे और उन्होंने उतना ही रखा है। बात करें FIS की 4.8 था मार्च में, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर 4.4 हुआ और उसके बाद 2.87। तो FIS ने कुछ होल्डिंग को अपनी कम किया है वह सितंबर क्वार्टर के बाद। इस क्वार्टर में देखेंगे किसने क्या किया। DIS की बात करें 1.67 से ये दिखाई दे रहा है 1.89 के आसपास, ज़रा सा उन्होंने बढ़ाया है। बाकी पब्लिक का इंटरेस्ट इसके ऊपर भरपूर बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। 33-34 के आसपास इतनी परसेंटेज पब्लिक के पास है, तो यहाँ पे पब्लिक और प्रमोटर का अच्छा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाकी स्मार्ट मनी का उतना ज़्यादा एज ऑफ नाउ नहीं है। स्मार्ट मनी टाइम देती है, स्मार्ट मनी कंपनी को समझती है। स्मार्ट मनी के पास अगर हम बात करें, हम और आप कितना ही किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन स्मार्ट मनी म्यूचुअल फंड की बात करें पूरे देश का पैसा लगा रही है। LIC की अगर हम बात करें पूरे देश का पैसा लगा रही होती है, तो डेफिनेटली वो अपने रिसर्च को अच्छे से करते हैं, अच्छी कंपनी को पिकअप करते हैं, प्लस अच्छे टाइम के लिए करते हैं। हमारे और आपकी तरफ 5-2-6% लेके निकल नहीं जाते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करें, कुछ म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। एक म्यूचुअल फंड का जो नाम निकल के आ रहा है आपके सामने, सुंदरम बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 0.64% की उनकी होल्डिंग है। अभी ज़्यादा नहीं है, टाइम देते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही स्मार्ट मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ भी अभी एज नाउ एक है, देखते हैं आने वाले टाइम में कुछ और म्यूचुअल फंड भी आते हुए हमें दिखाई पड़ सकते हैं। नेट डेट की बात करें, नेट डेट है इसके ऊपर 26,259 मिलियन का डेट एज ऑफ नाउ दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं ये कब कैसे रिजॉल्व होता है। इसके बाद जो एनालिस्ट बैठे हैं मार्केट में 100% एज ऑफ नाउ बाई की रेटिंग दे रहे हैं। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन फाइनल करना है। ना आपको हमारी बात सुननी है, ना ही एनालिस्ट की बात सुननी है, बिकॉज कंप्लीटली हम यहाँ लर्निंग के हिसाब से बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी कंपनी का जो IPO आया था वो कैसा आया था या फिर किस प्राइस के आसपास आया था। मार्च में आया था, मार्च 16 में आया था 21 में। एंड अगर हम बात करें उसका जो प्राइस था 86 से लेकर 87 के आसपास था। तो अभी ये प्राइस को हमें याद रखना है 86 87। नाउ बात करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट आपके सामने लग चुका है कल्याण ज्वेलर का वीकली का। वीकली में हमें ये कहाँ दिखाई पड़ रहा है, 66 67 के आसपास आया था और 77 80 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो ज़्यादा इसमें मूवमेंट हुआ नहीं है। पर चार्ट को हम डिस्कस करें, अगर अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसका पार्ट बन सकते हैं। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट है जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, एलिस ब्लू, एंजल ब्रोकिंग या पेटीएम मनी, आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। कई सारे उसमें बॉक्स मिलेंगे आपको हमारी तरफ से। एग्जिट करने से पहले वीडियो
एक दफ़ा चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। इसको वीकली में समझने की कोशिश करते हैं। ये थी लिस्टिंग डेट, फर्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग एंड उसके बाद सीधा प्रॉफिट बुकिंग। उसके वापस से इसने ट्राई किया एंड फिर थर्ड से अपने बॉटम को टेस्ट किया एंड वापस। पैटर्न तो ज़रा देखिए खुद ही आप, इतना आसान पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो कंप्लीटली एक बुलिश पैटर्न ये हो जाता है यहाँ से, जो वीकली के टाइम में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वीकली का चार्ट है। नेक लाइन की अगर हम बात करें इस, या फिर नेक लाइन बोल लीजिए, आप रेजिस्टेंस बोल लीजिए, इसमें वीकली से हमें रिटर्न, इसमें रिवर्सल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस लेवल की इसने अपने बॉटम को 2 बार टेस्ट किया और वापस यहाँ से रिकवरी शुरू हो चुकी है। तो इसलिए शेयर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हमें और भी दूर के टारगेट दिखाई पड़ सकते हैं। आप यहाँ से 3 केस निकल के आते हैं जिनके पास है, जिस भी लेवल के आसपास आपने बाइंग की है या फिर आप आईपीओ से ही होल्ड कर रहे हैं, अब इस लेवल के आसपास से इसमें उतनी टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में शुरू में कोई भी कंपनी लिस्ट होती है तो सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं। हमें नहीं पता कि 10 दिन तक सर्किट लग जाएगा जैसे कि पारस में लग रहा है आजकल, या फिर हमें नहीं पता कि अगले 3-6 महीने या फिर 8 महीने कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। वो भी कई सारे शेयर हैं, उनके ऊपर भी वीडियो बना रखे हैं। दोनों चीज़ें आप जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो इसलिए जब डेटा बिल्ड होता है, हमें टेक्निकल के बेसिस पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस समझ में आता है एंड कंपनी को हम समझते हैं, डेटा हमारे पास आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो वापस इसमें क्या है, अगर इस लेवल के आसपास भी आपने कहीं लिया हुआ है तो डेफिनेटली इसमें इसमें भी टेंशन की बात नहीं है। अगर हम वीकली के टाइम में देखें तो हमें दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, 100 प्लस के भी टारगेट दिखाई पड़ सकते हैं। फ्रेश बाइंग एवरेजिंग की अगर हम बात करें, अभी ना ये सारे लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये इसका रिसेंट का हाई है, जो अगर हम रफली बात करें, 1 मिनट, ये जो इसकी बात करें, जो ये प्राइस निकल के आ रहा है रफली 80 के आसपास, और दूसरा जो निकल के आ रहा है 90 के आसपास। तो अगर 80 क्रॉस करता है, जो ऑलमोस्ट परसों यानी आखिरी ट्रेडिंग डे में गया भी था, तो उससे नीचे क्लोज हुआ है, तो हमें 90 के टारगेट भी दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए इन लेवल के ऊपर हमें ध्यान होना ज़रूरी हो जाता है शॉर्ट रन में। हम इसको समझ रहे हैं वन डे में क्या हुआ, एग्जैक्टली चीज़ यहाँ क्लियर हो जाएंगी। ये था इसका आईपीओ के बाद, वापस नीचे अपने बॉटम को टेस्ट किया और धीरे धीरे इसमें वनडे में भी हमें ट्रेंड रिवर्स होता हुआ दिखाई पड़ रहा है एंड डेली और वीकली में भी दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें इस डे यानी आखिरी ट्रेडिंग डे से पहले, यहाँ पे इसमें कुछ एक गैप अप के साथ ओपन हुआ दिखाई पड़ा, जिससे मार्केट भी अच्छा हो, गैप अप ओपन हुआ, तो अभी भी एक गैप के ऊपर है। ऐसे में डेफिनेटली इस शेयर को इस प्राइस के आसपास लिया जा सकता है। अगर आप अच्छे से ब्रेकआउट को ही प्ले करना चाहते हैं तो 80 के लेवल को ब्रेक होने देते हैं। उसके ऊपर अगर 80 से निकलता है तो 90 का फर्स्ट टारगेट एंड 90 के बाद हमें उसके ऊपर के बाद ये तो और भी फ्लाई करता हुआ दिखाई पड़ेगा। बट ऐसे में क्या है, अगर हम इस लेवल के आसपास भी लेते हैं और हमारा नज़रिया थोड़ा दूर का है, ऑल दो इसके फाइनेंशियल एज ऑफ नाउ वीक है, नंबर्स नेगेटिव हैं, हम सभी जानते हैं, वो छुपा नहीं है। इंडस्ट्री का लीडर भी नहीं है, इसके अलावा भी और भी बेहतरीन इस क्वालिटी इसी सेगमेंट में प्लेयर हैं, ये भी हम जानते हैं। तो चाहे आप उनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शेयर प्राइस यहीं रहने वाला है, 80 और 90 के आसपास ही रहना, बिल्कुल नहीं रहने वाला है, ऊपर भी जाएगा। तो इसलिए ये शेयर भी हमारे प्राइम फोकस पर रह सकता है अगर किसी भी इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो। आने वाले दिनों में आप समझ गए 80, 90 और उसके बाद 100 प्लस के भी टारगेट इसमें दिखाई पड़ सकते हैं। बात करें सपोर्ट के, ऐसे में अगर मार्केट ज़रा सा वॉलेटाइल रहता है तो ये इस वक्त दिखाई पड़ा 77 के आसपास। तो ये जो गैप है, ये गैप तक हमें इसको टारगेट आते हुए, इसके डाउन साइड के टारगेट आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां से इसकी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वापस बाउंस बैक करने की। और ये जो प्राइस निकल के आ रहा है रफली 71 के आसपास निकल के आ रहे हैं। इससे पहले भी इसके छोटे छोटे टारगेट हैं। जो सपोर्ट की बात करें, इस हाई से अगर हम बात करें, ये जो हाइज़ हैं यहाँ से भी एक बार वापस गया था, वापस से इस लेवल के आसपास की बात करें, यहाँ भी रुक सकता है। तो फर्स्ट एंड उसके बाद सेकंड, ये इसके सपोर्ट का सारे काम करने वाले हैं। तो दो नीचे के सपोर्ट हो गए डाउन साइड की तरफ, और 80 और उसका 90 दो टारगेट हो गए। तो इनके ऊपर हमें नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। अगर ले रहे हैं, इसको लिया हुआ है, नज़रिया लॉन्ग है, तो टेंशन की बात उतनी नहीं है। बाकी ये सारी चीज़ आप जानते हैं, इसके फाइनेंशियल भी आप जानते हैं, इसके नंबर्स भी आप जानते हैं, इसके रिटर्न भी आप जानते हैं, साथ ही में आप ये भी जानते हैं इससे बेहतरीन कंपनी और भी अवेलेबल है। तो सारी चीज़ें आप जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे छुपा नहीं है। तो मैक्सिमम चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स रह गए, आप हमें कॉमेंट के थ्रू बता सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।